हरिओम। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं पंकज, आपके सामने आ गया हूं साथियों। बिल्कुल समय रहते, समय 1-2 मिनट आगे पीछे है। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हमें कमेंट जरूर कर दें और आपके कमेंट का हम जवाब देंगे। हाँ साथियों, आप हमें कमेंट करें, आपके कमेंट का हम जवाब देंगे। हाँ, आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हमें जरूर कमेंट करें साथियों, और आपके सवाल का जवाब हम देंगे। हाँ, तो साथियों हम लोग आते हैं अपने आज की कक्षा की तरफ। और कक्षा हमारी जो कल जो जहां तक हम लोगों ने सवाल किए थे वही सवाल, उन्हीं सवालों को हम आगे देखेंगे साथियों, और उन सवालों को हम देखेंगे और उन सवालों का जवाब आपसे हम चाहेंगे। जी, जुड़ने वाले साथी हैं, हमारी आवाज आ रही है तो आप साथियों आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। आइए साथियों, पहला सवाल हम लोग देखते। देखिए, हमारे यूपी टेट 2026 का बैच शुरू हो चुका है, वो प्राइमरी का और जूनियर का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। उसमें हमारे साथी हैं, सारे जो एक्सपर्ट हमारे शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, हिंदी के हैं, ये आप हमको देख रहे हैं, और सीडीपी वाले सर हैं, मैथ वाले सर हैं, साइंस वाले सर हैं, सारे शिक्षक आपको दिख रहे हैं। सारे जो है आपको कक्षाएं लेंगे, और आप ताकि आप शिक्षक बन सके, भावी शिक्षक हमारे आप दिख रहे हैं, तो आपकी जो शिक्षक वाली भूमिका है वो हमारे सामने आए। साथियों, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप हमें कमेंट करें, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ हमारी आवाज पहुंच रही है, तब तो हम अपनी बात को शुरू करें आगे। तो साथियों आइए हम लोग शुरू करते हैं आज पहला सवाल। और ये बैच हमारा शुरू हो चुका है साथियों, यूपी टेट का बैच 2026 का। जैसा कि इसकी तारीख जो है प्रस्तावित है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली साथियों वो जुलाई के पहले सप्ताह में है। और हम लोगों ने जो कल सवाल किए थे वहां तक, जहां तक किए थे उसके बाद की हम बात करेंगे साथियों। कल हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी, और जहां तक हम लोगों की बात हुई थी उसी के बाद हम लोग साथियों सवाल अगला करेंगे। ये देखिए सवाल हमारे सामने आ चुका है साथियों, नैनम शब्द साथियों आ चुका है, नैनम शब्द हमारे सामने साथियों आ चुका है। और देखिए, हाँ हाँ साथियों, देखिए आइए हम लोग देखते हैं अपने सवाल को, और अपने सवालों को हम लोग देखेंगे कि नम धन ल्यूट है, नि धन ल्यूट है, ने धन ल्यूट है, नयम धन ल्यूट। साथियों देखिए, प्रत्यय पूछा जाएगा आपसे। देखिए आपके पाठ्यक्रम में क्या है, आपसे प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय पूछा जाएगा, आपसे समास पूछा जाएगा, आपसे कारक पूछा जाएगा, आपसे संधि पूछी जाएगी, ठीक साथियों, आपसे प्रत्याहार पूछा जाएगा, आपसे प्रत्याहार पूछा जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। आपसे वाच्य परिवर्तन पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे वाच्य परिवर्तन में ही आपका आता है साथियों क्या, इसी में अनुवाद भी आता है, ट्रांसलेशन भी इसी में आ जाता है। तो जो भी छात्र हमसे पढ़ रहे हैं, जो भी छात्र हमारे सामने दिख रहे हैं, आप हमें साथियों कमेंट करिए और ये बताइए कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। अगर आवाज पहुंच रही है, हाँ साथियों आइए, ये कह रहा सवाल आपसे, सवाल एक पूछा है कि नयनम, नयनम माने होता है आंख, आई, नयनम मतलब नयन, जैसे सुनैना, एक आपने सुना होगा सुनैना, मैंने यानी जिसके नयन सुंदर है, ठीक है, सुनयन जो अच्छे नयन वाला है, नयन मतलब आंख, आई जिसके। तो यहाँ पूछ रहा है नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है। नव धन ल्यूट, ये क्या है, ये सब प्रत्यय है, ल्यूट ल्यूट ल्यूट, चारों प्रत्यय हैं। अब ये प्रत्यय तो क्लियर हो गया कि नयनम में एक प्रत्यय है, कौन सी, ल्यूट प्रत्यय है, लेकिन उसके पहले क्या जुड़ेगा ये पूछ रहा है आपसे। नव धन ल्यूट होगा कि नी धन ल्यूट होगा कि ने धन ल्यूट होगा कि नयम धन ल्यूट होगा। 4 विकल्प आपके सामने आ गया, चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करते हुए आप हमें इसका जवाब दे दीजिए। तो साथियों नी धन ल्यूट, नम धन ल्यूट, ने धन ल्यूट, तो साथियों इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। नी और धन ल्यूट जब हम बनाएंगे तो क्या बनता है साथियों, नयनम बनता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब इसको आप ये पूछिए कि सर इसको बताइए कैसे नी से ल्यूट, ये सब आपको हम कक्षाओं में बताएंगे। यहाँ सिर्फ ये बताने आए हैं कि आपसे प्रत्यय में जब सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, नयनम, शयनम, गमनम, इस तरफ से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है और कैसे बना है। एक तो पूछेगा कौन सा प्रत्यय इसमें है, नयनम में पूछ लिया आपसे ल्यूट, रबुल और लेप, 3-4 दे देगा ऐसे,
दे देगा आपसे ल्यूट। पहला ऑप्शन मान लीजिए, दूसरा सवाल पूछा तो इस तरह पूछेगा आपसे ल्यूट। बी ऑप्शन दे देगा अड़बुल, क्या देगा अड़बुल। सी ऑप्शन दे देगा आपसे, सी ऑप्शन पूछ देगा आपसे लेप, और डी ऑप्शन दे देगा आपसे सत्री। चार में से आप एक चयन करिए, कौन सा प्रत्यय है, आप बताइए चारों में से कौन सा प्रत्यय है। अगर नया सवाल पूछेगा तो नयनम पूछेगा, सवाल वही साथियों, नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ प्रकृति ना पूछ के केवल जब प्रत्यय पूछेगा यही पूछेगा, ल्यूट है कि डबुल है कि लेप है, तो आप ल्यूट मारेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ ल्यूट है और यहाँ प्रकृति भी पूछ दिया है। जब प्रकृति पूछ दिया आपसे तो भाई प्रकृति भी बतानी पड़ेगी कि नी ने नयनम, ये दोनों जुड़ करके एक नया शब्द बनता है नयनम। आपको हमारी बात समझ में आई होगी साथियों। अगर समझ में हमारी बात आई है तो आप जरूर आगे इसको बढ़ाइएगा, साथियों तक इसको शेयर करिएगा। साथियों मैं मानता हूं जो हमारे भावी शिक्षक हमको देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं टेट के लिए, आप सब आने वाले भविष्य में हमारे शिक्षक हैं और आप ही देश की नींव रखने वाले शिक्षक बनेंगे, प्राथमिक के शिक्षक बनेंगे। तो साथियों जिनको भी एक कक्षा अच्छी लग रही है आप सबको, आप इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अच्छा ना लग रहा हो तो डिसलाइक करिए, कुछ तो करिए भाई जरूर, बैठे बैठे मत रहिए, कुछ करते रहिए। तो पूछ रहा अंतस्थ वर्ण क्या है, ठीक है, अंतस्थ वर्ण पूछ रहा है आपसे। हाँ साथियों क्या पूछा आपसे है, अंतस्थ वर्ण पूछा है। अंतस्थ वर्ण वर्ण क्या है, स्पर्श वर्ण आपसे पूछता है। आपसे पूछे जाने वाले सवाल क्या है, स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, एक सवाल ये पूछ लेगा। आपसे पूछ सकता है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ये पूछा ही है। आपसे पूछ सकता है ऊष्म वर्ण कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपसे पूछा जाएगा। स्पर्श ओ काका का घांगा चछा छया तथा जो भी काका का घांगा चछा छया तथा डड़ा तथा धना पप पभमा, ये जो पांच वर्ग हैं, यानी का वर्ग, का वर्ग माने पूरा, का से लेके ना तक, का, और क च ट त प, क च ट त प, यानी इसमें जो भी च छ ज यहाँ आता है, तथा धड़ा आता है, तथा धना आता है, प फ प भ म आता है, यानी का से लेके म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। स्पर्श माने जिसको अंग्रेजी में टच कहते हैं। टच, यहाँ टच वाला टच नहीं है, यहाँ स्पर्श मतलब स्पर्श है। यहाँ कहा एक भाषा, जैसे कुछ शब्द हैं हर भाषा के, ठीक है। जैसे गणित, आप मैथ में जाते हैं तो कोई चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है, और ये वाला चिन्ह वहां है, ठीक है, ये परसेंट वाला है, आपको चिन्ह वहां है, ये गुणा का है, ये प्लस का है। तो वैसे ही हमारे संस्कृत भाषा में है, कुछ ऐसे चिन्ह हमारे माने गए जिनका नाम रख दिया गया है, उसका नाम है स्पर्श। स्पर्श में कौन कौन से वर्ण आते हैं, काचा टापा माने काका का गंगा, चचा जया तथा धड़ा तथा धना पफ पभा मा। अब आता है अंतस्थ की बारी। अंतस्थ में साथियों क्या आता है, या व रा ला, या व रा ला, ये चारों वर्ण आते हैं, अलग अलग हैं ये साथियों। देखिए या व रा, या व रा ला, या व रा, और ये हो गया ला। तो कितने वर्ण हो गए हमारे, ये हो गए 4 वर्ण हो गए, या व रा ला। साथियों ये क्या हो गया हमारा, या व रा ला, या व रा और ला, ये क्या हो गए, ये अंतस्थ वर्ण हो गए। ऊष्म माने गर्म वर्ण, लोग कहते नहीं ऊष्मा है, ऊष्म माने, इसलिए लोग कहते हैं ऐसा वर्ण जो हम लोग बोलते हैं, काखा का घा छया, कोई भी वर्ण जब आप बोलिए, देखिए का बोलिए, का, तो देखिए हवा गर्म वाली नहीं निकल रही है। लेकिन अभी बड़ा शाह बोलिए, शाह, ऐसे हाथ रखिए मुंह पे, चपटा मत, थोड़ा सा हटा के, शाह 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 हा, यानी तालब्य शाह, मूर्धन्य सा, छोटा सा हा, ये बोलिए, देखिए गर्म हवा निकल रही। गर्म माने ऊष्म, ऊष्मा लोग नहीं कहते ऊष्मा बढ़ गई है, अब गर्मी आ गई, देखिए ऊष्मा बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वही तो हमारे संस्कृत में भी कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने में ज्यादा ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उसको क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से हैं, श, श, स, हा, ये क्या हो गए साथियों, श श शाह, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ऊष्म वर्ण हो गए।
यानी गर्म वर्ण, इसको क्या कह सकते हैं, गर्म वर्ण या ऊष्म वर्ण कह सकते हैं साथियों। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही आपसे बार बार पूछा जाएगा, सवाल में बनने वाले सवाल यही आपसे पूछे जाएंगे, अंतस्थ वर्ण क्या है, ऊष्म वर्ण क्या है, स्पर्श वर्ण क्या है, ये तीनों आप जाके याद रख लीजिएगा। का माने काका का घांगा, चा माने चचा चा झया, टा माने टठा टा धड़ा, ता माने तथा ता धन्ना, पा माने पापा बाबा माँ, यानी का से लेके माँ तक बराबर 25 वर्ण आते हैं। किसमें, स्पर्श में आते हैं। स्पर्श वर्ण में कितने वर्ण आते हैं, ये स्पर्श जो है, स्पर्श वर्ण कितने हैं, उनकी संख्या क्या है, 25 है। कितनी साथियों है, 25 है। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप हमें कमेंट करें, आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको देख पा रहे हैं कि आप हमको कहाँ देख रहे हैं, और कुछ कमेंट आप करेंगे साथियों तो हमें समझ में आएगा कि हाँ हमारी बात आप तक पहुंच रही है। तो साथियों आइए जुड़िए, जुड़ करके इसका लाभ उठाइए हमारी इस कक्षा का, जो कि कक्षा आपके सामने संचालित हो रही है। तो अंतस्थ वर्ण कौन सा साथियों हो गया, ये हो गया अंतस्थ वर्ण, ये हो गया। इसको यण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे आपका नाम वीर विक्रम हो, वीर विक्रम प्रताप सिंह आपका नाम हो, तो वीर विक्रम प्रताप है, मान लीजिए वीर विक्रम, ठीक है, प्रताप सिंह है, इतना बड़ा नाम हो गया, वीर विक्रम प्रताप 4। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, VVPS, VVPS आप कर सकते हैं। वैसे ही देखिए या व रा ला को क्या कर दिया, यण कर दिया, केवल क्या कर दिया, यण कर दिया। केवल इसको किस नाम से जानेंगे, यण नाम से जानेंगे। तो या व रा ला माने अंतस्थ हो गया, सा माने ऊष्म हो गया। आपसे पूछा जाएगा ऊष्म वर्ण कौन से है, आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ वर्ण कौन से है, ये आपसे पूछा जाएगा साथियों। विसर्ग तथा अनुनासिक है, अनुनासिक का मतलब क्या होता है, ना या म, ठीक है, ना या ड़ मन, ठीक है, यमंगाड़नम होता है, यमंगाड़नम। तो ये साथियों पंचम वर्ण हमारा हो जाता है, जैसे काका का गंगा, चचा चा झैया, टठा टा ढड़ा, तथा टा धन्ना, पापा बभम्मा। जो पांचवा वर्ण है वो क्या होता है, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है ऐसा वर्ण जो हम बोलते हैं तो मुंह से नहीं बल्कि नाक के सहारे निकले, जैसे न, या, हणा, टा, टठा टा ढड़ा, पापा बम्मा। तो आप देखिए जो आखिरी पचमा वर्ण है वो सारा अनुनासिक वर्ण है, और नासिका से जिसका उच्चारण होता है, यानी नासिका से उच्चारण होने वाले। तो साथियों अगला सवाल देखिए, अट प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं, अट प्रत्याहार। अब आपसे पूछ लिया अट माने क्या होता है, अयुड़। देखिए आ ई उड़ री री क, आयुड़ रिलरिक, ठीक, आयुड़ रिलरिक, एओंग औच हयवरट। ठीक है, आपने देख लिया सारा। ये क्या है, ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, ये 5 सूत्र यहाँ पे लगेगा। कह रहा आ, तो आयुड़ का आ हो गया। अब जहां तक सूत्र आप पढ़ते जाइए, आयुड़ रिलिक ओंग औच हयवरट टा, तो यहाँ आ मिल गया, और जहां तक टा मिले, देखिए कहीं टा है कहीं ना, रिलिक ओंग औच, ठीक है, अयौच हयवरट टा मिल गया यहाँ पे। यानी इसके बीच में जितने वर्ण हैं, टा माने क्या होता है, टा माने इसका, ये इसका, इसकी इत संज्ञा होती है। किसकी होती है, इत संज्ञा होती है। जैसे गणित में जीरो होता है, जैसे गणित में जीरो होता है साथियों, वैसे ही जैसे गणित में जीरो होता है, वैसे संस्कृत में क्या होता है, इत होता है। संस्कृत में इत क्या है, जैसे यहाँ पे शून्य होता है, शून्य माने जीरो, गणित में हम क्या कहते हैं, शून्य। तो शून्य में क्या होता है, गणित में शून्य होता है, वैसे संस्कृत में इत होता है। यहाँ शून्य माने शून्य माना जाता है, लिखा भले रहेगा, दिखेगा भले, लेकिन इसका महत्व, हाँ, लेकिन गणित में एक होता है कि शून्य अगर एक के पहले है इसका महत्व नहीं है, लेकिन एक के बाद है तो इसका महत्व है। लेकिन यहाँ पे साथियों जैसे हैवरट कट्टा है, इसको आप तुरंत हटा दीजिए, हैवरट कट्टा हटा दीजिए, ऐसे टा आपने हटा दिया। अब आप जोड़ डालिए कितने वर्ण हो रहे हैं, स्वर आ ई उ, ये भी है, आप इसे पूरा हटाइए ना इसको। देखिए आप ये सब लिखने के बाद ऐसे आप हटाते हुए चले जाइए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, आपने इतना वर्ण हटा दिया। चारों के पांचों जो सूत्र हैं
पांचों सूत्रों के हमने सारे ये आखिरी वर्ण हटा दिए, इसके बाद अट प्रत्याहार गिन लिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया साथियों? आपको फिर से मैं बताना चाहता हूं, अयुड़ क्या था? अयुड़ था ना यहाँ पे आ ई। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, देखिए आपको समझाने की बात है साथियों, आप जुड़े रहिए। आपको मैं टिक के द्वारा बता रहा हूं कि किस तरह इस सवाल को करना होगा। अब कोई भी प्रत्याहार आ जाए कैसे आप गिनेंगे। जैसे अट आ गया, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप माहेश्वर सूत्र जाकर के याद कर लीजिएगा। माहेश्वर सूत्र अयुड़ रिली के होंगे उच। साथियों देखिए अट पूछ रहा है ना, तो आ ई उड़ री रिक। देखिए टा, आ से आ शुरू है ना, जहां टा आएगा वहीं रुक जाएंगे। अयुड़ रिलिक एओंग, हाँ अयुड़ रिलिक एओंग औच हयवरट हयवरट। ये क्या है? माहेश्वर सूत्र आपने पढ़ा होगा। अयुण रिली के होंगे छयवरट लड़ियम गड़दम जब घड़दस जब घड़दस खपचरत चट्टो कपय सक्षर हल। तो साथियों आपने पढ़ा है, तो अगर पढ़ा है तो देखिए आपको अट देखना था। क्या देखना था? आ और टा, यानी जो आखिरी वर्ण है आ से लेकर टा के बीच में। यानी अब क्या है साथियों, ये जो जितने सूत्र हैं जिनमें जिनमें हलंत लगा है, ये सब क्या होते हैं? इत होते हैं। इत माने क्या? इत संज्ञा। इत संज्ञा माने जो इत संज्ञा संस्कृत में होती है, वही वही गणित में क्या होता है? शून्य होता है। जैसे शून्य का मतलब कुछ नहीं है, वैसे ईद का मतलब कुछ नहीं है। जब इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ऐसे आखिरी जो भी सबके वर्ण हैं, चारों सूत्रों के जो आखिरी वर्ण हैं, इनको हम मिटा देंगे। क्या कर देंगे? मिटा देंगे। अब जो वर्ण बचा है ये अट के अंदर आता है। अब आप गिन डालिए कौन कौन सा बचा है। देखिए अट के अंदर ना, यही अट प्रत्याहार आपको जानना था। अट प्रत्याहार, यही अट प्रत्याहार तो आपको जानना है। आप अट जानना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या हो गए? 9 स्वर हो गए। 9 स्वर हो गए। देखिए ये स्वर है, तथा क्या बच रहा है? हा या व र, हा या व र। पहला विकल्प हमें मिल गया। पहला विकल्प हमको खट से मिल गया साथियों, यही आपको बताने के लिए आया था। सारे सूत्रों को लिख लिए, आखिरी वाली पूरा जो भी आखिरी के जो एक एक वर्ण है सबको मिटा दीजिए, क्योंकि संज्ञा होते हैं, माने शून्य होते हैं, माने जीरो होते हैं। बाकी जो बच्चा गिन लीजिए, वही आपका प्रत्याहार है। आइए अगला, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? आपसे पूछ लिया वसंत ऋतु। हमारे साथी जुड़े हुए ढेर सारे लोग, हम साथियों का स्वागत करते हैं। आप सब जुड़े हैं साथियों, जवाब दीजिए और उत्तर तो दीजिए। एक आध दो जो आप जवाब दीजिए सवाल का जवाब आप दे पाएंगे, तभी तो हम समझेंगे क्या हमारी कक्षा को आप देख पा रहे हैं। और हमें भी पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है जब आप कमेंट करते हैं। वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, व्यंजन संधि। 4 विकल्प आपके सामने, चारों विकल्पों में से आप चुन लीजिए। वसंत ऋतु पूछ लिया आपसे, वसंत ऋतु आपसे पूछ लिया साथियों। अब पूछ रहा है वसंत ऋतु में कौन सी संधि है। आप बताइए भाई, सवाल नंबर क्या है? 19वां सवाल है। 19वें सवाल का जवाब आपको देना होगा। वसंत ऋतु क्या है? सुरेशः क्या है? गंगोत्कम क्या है? तवल्लकारः क्या है? ठीक है, ये सारे जो शब्द मैं आपको बोला हूं, यही आपसे पूछेगा, आपसे बार बार पूछेगा, आपको जवाब देना होगा। साथियों देखिए क्या है? सुर धन ईशः, एक शब्द मिलता है सुर धन ईशः बराबर सुरेशः। ठीक है साथियों, क्या बन गया? सुरेशः रमेशः। आपने पढ़ा होगा सुरेशः और रमेशः। सुरधन ईशः बराबर सुरेशः। और गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम, हाँ गंगा धन, हाँ गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम। ये साथियों हो गया। तीसरा क्या हो गया? तीसरा उदाहरण, और तवधन ऋकारः, ये आपसे पूछा जाएगा इसलिए लिख रहा हूं। तवधन ऋकारः, तवल्लकारः, तवल्लकारः, ये आपसे बन जाएगा। ये तीन आपसे पूछे जाएंगे, यही से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आपको मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, गर संधि में पूछा गया उदाहरण
यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। वसंत ऋतु में कौन सी संधि है, यण है, गुण है, वृद्धि है, व्यंजन है, यही आपसे पूछ लिया साथियों, यही पूछ लिया। आदगुण एक सूत्र आता है, कौन सूत्र आता है, आदगुण साथियों आता है, इसमें गुण संधि है, इसका सूत्र क्या पूछेगा, आदगुण है, क्या पूछेगा, आदगुण सूत्र से ये बना है। वसंत ऋतु पूछेगा, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है, या तो आपसे पूछेगा वो वसंत धन ऋतु पूछ लेगा, या तो क्या पूछेगा, इसका संधि विच्छेद पूछेगा, वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु का पे छोटी मात्रा बराबर वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, या तो आपसे संधि विच्छेद पूछेगा, या तो आपसे वसंत ऋतु में संधि पूछेगा। तो कौन संधि साथियों है, गुण संधि है। ये देख लीजिए, सुरेशा में भी गुण संधि है, गंगोदका में भी गुण संधि है, और तवलकारा में भी गुण संधि है। गुण संधि की देखिए सारे आपको उदाहरण मिल गए, वसंत ऋतु, सुरेशा, रमेशा, गंगोदका, तवलकार है, ये सारे जो शब्द हैं इनको आप रख लीजिएगा, आपके काम आएंगे साथियों। सारे किसके उदाहरण हैं, गुण संधि के हैं, यही आएंगे। जब भी गुण संधि से सवाल पूछा जाएगा तो आपके सामने ये सवाल आएंगे। अब आपको हम जब हमारी कक्षाएं चलेंगी, जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, उस समय आपको बताएंगे कि आ के बाद क्या है तो क्या होगा, इसके बाद आएगा तो क्या होगा, सारी बातों को हम अपने अपनी कक्षाओं में बताएंगे साथियों। अभी आप इतना जानिए, गुण आ गया तो या तो आदगुण पूछेगा, वसंत ऋतु पूछेगा, तो या तो संधि विच्छेद पूछ देगा, वसंत धन ऋतु, या तो ये पूछेगा, या तो जो शब्द बनेगा इसमें वसंत ऋतु, इसमें कौन सी संधि है, वसंत ऋतु, या तो इसमें संधि कौन पूछ लेगा, या तो संधि विच्छेद पूछेगा। यही आपसे पूछेगा वो सवाल, इससे ज्यादा सवाल आपसे पूछेगा नहीं वो। आइए अगला सवाल देखते हैं साथियों। अगला सवाल, पंचगव्यम में समास कौन सा है, ये सवाल, हाँ पंचगव्यम में समास कौन सा साथियों है ये पूछ रहा है। वहां अब क्या है, तत्पुरुष समास है, बेभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, पंचानाम गवानाम समाहार है। नहीं तो गलत बात हो गई भाई, सवाल ही गलत है ये साथियों, ये सवाल डिस्प्यूटेड है। पंचानाम गवाम समाहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथियों, इसमें द्वंद्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द्विगु होना चाहिए, संख्यावाची द्विगु। पंचानाम गवानाम समाहार है, ठीक क्या है साथियों, पंचानाम, ठीक है। आपको लग रहा होगा कैसे, ये ऑप्शन गलत रखा हुआ है, पंचानाम गवाम समाहार है, पंचानाम गवाम समाहार है, ठीक है, समाहार अर्थ देता है। इसमें कौन सा साथियों समास होगा, इसमें समास होगा द्विगु, क्या होगा साथियों, द्विगु समास होगा पंचगव्यम में, पंचगव्यम, ठीक है, ये द्विगु समास है। तो आइए साथियों इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप हमें जरूर बताते चलें, आप शेयर करें अपने साथियों के बीच में, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, तब साथियों आगे बढ़ेंगे। आपको हम टिक बताते हुए चल रहे हैं, और आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि निश्चित तौर पे आपके लिए लाभप्रद होगा। तत्पुरुष हो गया, राज्ञ पुरुष है, राजपुरुष है, आपसे अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, राजपुरुष है पूछा जाता है। अव्ययी भवान में, अव्ययी भाव में अधिहरि पूछा जाता है, यथाशक्ति पूछा जाता है। देखिए सारे का एक एक दो दो आप हमेशा बार बार इसको चलिए, करत करत अभ्यास से जड़मत होती सुदान। अगर आप बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार देखते रहेंगे, तो देखिए अब उदाहरण इसका आ गया, तत्पुरुष का राजपुरुष है हमको मिल गया, ठीक है, रागे पुरुष है, राजा, राजा का पुरुष। बहुब्रीहि में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पीताम्बर है, पूछता आपसे है पीताम्बरम, ठीक है, पीताम्बर है पूछता है आपसे, अक्सर पूछता है पीताम्बर है, ये कहाँ का है, बहुब्रीहि का है, अव्ययी भाव का अधिहरि है, यथाशक्ति है, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए, निर्देश प्रस्तुत गद्य खंड के आधार पर, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन सवाल बन जाता है साथियों, इस बात को मैं भी मानता हूं, ये सवाल आप लोगों के लिए कठिन, जो संस्कृत वाले होंगे उनके लिए तो कठिन नहीं होता होगा, लेकिन जो संस्कृत से हट करके साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स वाले हैं, ऐसे छात्रों के लिए थोड़ा सा कठिन है। लेकिन आपको हम बताते हैं पैसेज में से कैसे आपको अर्थ निकालने हैं, सवाल कैसे निकालने हैं। आप इसको एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। एकस्मिन् अवसरे कदाचित् लक्ष्मी पार्वतीयम् अवदत् प्रेम्णा गौरी स्वपत्नीनाम उचिताम अन्यथा अहम क्रीडाब्जेन भवती ताडेत इति, तदा पार्वती अवदत् मम पत्युः नाम शिवः इति। शिवस्य शिवपदस्य अन्यार्थः, ठीक है, शिवपदस्य अन्यार्थ है श्रृंगालः इत्यर्थ है, मत्वा लक्ष्मी, ठीक है, अपृच्छत् किं भवत्या पति श्रृंगालः, ठीक है, इति मम पति स्थान निर्दिशे उक्तवती पार्वती लक्ष्मी अवदत् किंश
पशून चारयति इत्यर्थः इति अवदत् लक्ष्मी एता दिशा लक्ष्मी पार्वती संलापे सर्वेषां मंगलाय भवतु। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको हम बताएंगे सवाल का उत्तर कैसे खोजना है। ये तो हमने पढ़ लिया, आप पढ़िएगा। आपको नहीं पढ़ना है, अब नहीं पढ़ना है। आप सोचेंगे सर नहीं पढ़ना, जवाब कैसे देंगे आपको, इसीलिए तो मैं आया हूं। यही इसीलिए तो आपको टीचर्स अकादमी लगी हुई है आपके साथ। शिव पदस्य अन्यार्थः कः। अब जाइए खोजिए दोनों तीनों लाइन में कि क्या स्तंभ श्रृंगाल स्थाणु पशु, इसी के आगे इसी के पीछे कोई शब्द मिल रहा है क्या? आपको अर्थ नहीं आता है। शिव से पदस्य अन्यार्थः के अर्थ नहीं जानते हैं आप। यहाँ स्तंभ का नहीं जानते हैं, श्रृंगाल का नहीं जानते हैं, स्थाणु का नहीं जानते हैं, पशु का नहीं, पशु तो खराब जानते हैं। क्या इन चारों में से कहीं कुछ मिल रहा है? आइए भाई देखते हैं, पीछे आते हैं। क्या था सवाल? शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य अन्यार्थ है, कहीं नहीं मिला। शिव पदस्य अन्यार्थ है, 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 शिव पदस्य अन्यार्थ श्रृंगाल। आइए सवाल पे। शिव पदस्य अन्यार्थ कः स्तंभ श्रृंगाल स्थाणु पशु, क्या आपको मिल नहीं गया? एकदम उसी के सामने बैठा हुआ था, बस आपको पकड़ने की जरूरत थी। हमने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, उसी के आगे पीछे उत्तर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। कोई अर्थ जानने की जरूरत नहीं है। जान रहे हैं तो भाई बहुत अच्छा है। न जानने की स्थिति में क्या होगा साथियों, अगर आपको नहीं आता है, मैं मानता हूं, और आपको आ भी नहीं रहा है, अभी मैं मानता हूं, संस्कृत के अलावा जो संस्कृत का छात्र होगा उसको भी कायदे से नहीं आता होगा। आप साइंस वाले डरिए मत, अन्य बैकग्राउंड वाले डरिए मत कि हमको सर नहीं आया, ये तो बड़ा कठिन है। बिल्कुल कठिन है। इसे अंग्रेजी आप पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी के पैसेज में से कैसे अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पे आपको अपनानी होगी। कैसे? हमने आपको बताया कि शिवस्य पदस्य अन्यार्थः का, शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य अन्यार्थ है। देखिए शिव पदस्य अन्यार्थ है, आपने खोजा कि नहीं? कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं। शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य अन्यार्थ है, शिव पदस्य, शिव मिला केवल, शिव पदस्य को, शिव पदस्य अन्यार्थः श्रृंगाल मिल गया। खर्च से पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल पूछ रहा है, कह रहा है गद्य खंडे कया प्रश्न है पृच्छते, गद्य खंडे कया प्रश्न है पृच्छते। ये थोड़ा कठिन सवाल है, कया प्रश्न है पृच्छते। अब आइए देखिए, आगे देखते हैं सवाल में क्या है भाई। ठीक है, अब इसमें अब हम खोजते चल के किससे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब मोटी मोटा देख लीजिए, कहीं कोई नाम है जो बार बार आ रहा है? एक अस्मिना कदाचित लक्ष्मी, पार्वती, गौरी, कई नाम मिल रहा है। ठीक है, देखिएगा किसका ज्यादा बार आ रहा है। अन्यथा क्रीड़ा भगवती भवती, भवती कोई पद नहीं, पार्वती, ठीक है, फिर मिल गई। और पत्ति नाम शिवपदस्य अन्यार्थ श्रृंगाल स्मृत्वा, लक्ष्मी फिर मिल गई एक बार। लक्ष्मी यहाँ पे भी मिली थी, 2 बार मिली है। पृच्छद भगवा पति श्रृंगाल है, मम पति स्थल निर्दिशते, उक्तवर्ती पार्वती लक्ष्मी ही, फिर लक्ष्मी मिल गई। पशून चार्यति इत्यर्थ ही थी, अवदत लक्ष्मी है, एता दिशा पर लक्ष्मी ही संलाप सर्वेषां मंगलाः। आइए भाई, आपको नहीं आता है तब मैं कह रहा हूं, आता है तब तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आ रहा है तब क्या करना है। गद्य खंडे कया प्रश्न है पृच्छते, किससे प्रश्न पूछा गया है, ये कौन प्रश्न पूछ रहा है, ये बात तो कर रहा है। गौरिया, पार्वत्या, लक्ष्म्या, दुर्गया, दुर्गा तो कहीं मिला नहीं, गौरिया भी कब मिला है, पार्वत्या थोड़ा मिला है, लक्ष्मी या लक्ष्मिया बार बार मिलता है, 4 से 5 बार 6 बार मिला है। उन्हीं से बातचीत हो रही है, पूछताछ चल रही है, पूछ रहे हैं एक दूसरे, सवाल जवाब हो रहा है। कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। अब चारों विकल्प आप देख लीजिए, लक्ष्म्या पार्वत्यो हो, लक्ष्मी पार्वत्यो हो, गौरिया है, 4 विकल्प आपके सामने है। कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। आइए देखते हैं, सवाल देखते हैं भाई। एकस्मिन् अवसरे लक्ष्मी पार्वत्या, क्या है, लक्ष्मी पार्वत्या हो गया, एक बार मिल गई लक्ष्मी पार्वती। विकल्प में है लक्ष्मी पार्वती। अवदत प्रेमड़ा गौरी स्थापित, देखिए अहम क्रीड़ा भगवती दाड़े पार्वती अवदत मम समस्या अन्यथा श्रृंगाल। देखिए देखिए, लक्ष्म्या पार्वती कहीं और नहीं, आपको देखिए लक्ष्मी पार्वत्यो या लक्ष्म्या पार्वती है क्या ऑप्शन में कहीं?
सी विकल्प आपके सामने आके साथ में खड़ा हो गया, क्या कह दिया? लक्ष्म्या पार्वत्यो। इस तरह आपको सवाल को खोजना है। मेरा मानना है साथियों, अगर आपको टिक से करना है, इसी तरह सवाल का, आप गद्य का अर्थ जानते हैं नहीं जानते हैं कोई मतलब नहीं है, पहले सवाल पढ़िएगा। सवाल पढ़ने के बाद जाकर के आपको उसी के इर्द गिर्द चारों विकल्पों को, हाँ जब आप पहले सवाल पढ़िए, चारों विकल्पों को ध्यान में रखिए। लक्ष्म्या पार्वत्या, लक्ष्म्या पार्वत्या, यानी एक में लक्ष्मी है, पार्वती है, एक में दोनों लोग हैं, लक्ष्म्या पार्वत्यो, लक्ष्म्या पार्वत्यो। तो आप जाकर के वहां खोजने का प्रयास करिए, आपको सीधे सीधे सवाल वो मिल जाएगा। आइए अगला सवाल क्या है? संप्रेषण का कार्य क्या है? संप्रेषण माने भेजना। जैसे मैं आप तक बोल रहा हूं, आप तक बात हमारी पहुंच रही है, ये क्या है? ये संप्रेषण है। संप्रेषण मतलब क्या होता है? अपनी बात को आप तक पहुंचाना, संप्रेषित करना। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं मैं देख रहा हूं, ये संप्रेषण ही होता है। इसको हाँ कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। आपस में एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा पाना संप्रेषण है। तो साथियों आइए देखते हैं क्या है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्रियाशील कर, ज्ञानेंद्रियों को, हाँ क्या पूछ रहा साथियों? हाँ, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना, चारों विकल्प आपके सामने आ गया है। उपरोक्त में से सभी, क्या ये चारों हैं, या ए है, या बी है, सी है, या डी है? चार विकल्प आपके सामने हैं, चारों में से आपको जवाब देना है। क्या इसका उत्तर होगा साथियों? जानना चाहेंगे आपसे। हमारी कक्षा कैसी आपको लग रही है, आप हमें जरूर बताइएगा, और अपने साथियों तक इसको आप जरूर भेजें। साथियों इसको आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ना अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कुछ तो करते रहिए, और आप मैसेज भी करें कि हमारी कक्षा कैसी आपको लग रही है, सवाल का जवाब दें। अच्छा लगेगा साथियों, क्योंकि संप्रेषण यही होता है, हम आप तक अपनी बात को भेज रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, उसका जवाब आप दे रहे हैं, हम आपके जवाब का उत्तर दे, जो आप सवाल कर रहे हैं हम आपके उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो आइए, यहाँ ज्ञानेंद्रियों का क्रियाकलाप, कर्मेंद्रियों का, जो ज्ञानेंद्रिया जो हमारी है, हम बोल रहे हैं, आपका कान सुन रहा है, ठीक है, और कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अपनी कर्मेंद्रिय जो हमारे हाथ वाथ चल रहे हैं लगातार, ठीक है, इसको ये बिल्कुल क्रियाशील है, आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुंह चल रहा है, हाथ चल रहा है, अनुभूत करना, फील कर रहा हूँ कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, हम अपने आप में, हमें ये लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ आप सुन भी रहे हैं हमारी बात को, ठीक है। और हमारे छात्र जुड़े हैं, सुभाष चंद्रा जी जो जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, हमारे छात्रों के द्वारा बिल्कुल जुड़ चुके हैं आप सब। आइए तो देखते हैं ज्ञानेंद्रियां क्या है। हम देखिए मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, हमारी सारी बातें आप तक पहुंच रही हैं, तो आप निश्चित तौर पे हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा हम अपने कर्मेंद्रिय, हमारी जो कर्मेंद्रियां है, कलम चल रही है, हाथ चल रहा है, ये हाथ चल रहा है तभी तो हम लिख पा रहे हैं, कुछ इसको गलत सही कर पा रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रियां भी चल रही है। अनुभूत कर रहा हूं, मैं अनुभूत कर रहा हूं कि सुभाष चंद्रा जी हमको देख रहे हैं, ढेर सारे लोग हमको नमस्कार कर रहे हैं, और ढेर सारे छात्र जो है छुपे छुपे देख रहे हैं, वो नाम भर नहीं ले रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये अनुभूति हो गई। यानी तीनों बातें सही है, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है, आल वैभव चारों सही है, तीनों सही है, तो सारी बातें आपने देख ली। यहाँ पे ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी उत्तर हमारा डी मिल गया, हमने आपको बता दिया। शिशु मोदकाय रोदिति, एक छोटा बालक है, वो लड्डू देख लिया, आप हनुमान जी के यहाँ चढ़ा के लेके आ रहे हैं, जैसे आप गए हनुमान जी के दर्शन करने, और वहां लड्डू जैसे चढ़ा, छोटा बच्चा, छोटा बालक है, वो देख लिया लड्डू, इसके बाद बिना चढ़ाए उस पर वो एकदम आक्रमण कर देता है कि नहीं लड्डू चाहिए, और आप देंगे नहीं बिना चढ़ाए हनुमान जी को, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो छोटा शिशु क्या करेगा, रोना धोना शुरू करेगा कि हमको लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए। मोदक, मोदक माने लड्डू, मोदक माने लड्डू। ये पूछेगा संस्कृत में कि लड्डू की संस्कृत क्या है, ठीक है, लड्डू की संस्कृति क्या है? लड्डू माने मोदकम, मोदक इसको कहते हैं, आप मोदकम कहते हैं, ठीक है साथियों। लड्डू की संस्कृत क्या है? मोदक, जिसको आप लड्डू कहते हैं, बूंदी वाला लड्डू, और लड्डू, मतलब लड्डू तो कई तरीके के होते हैं। तो साथियों हमारी कक्षा कैसी लग रही, साथियों तो शेयर करिए, और लाइक और कमेंट्स के साथ साथ आप सवाल को देखिए। कह रहा है मोदकाय रोदिति, किसके लिए रो रही है वो बच्चा, किसके लिए रो रहा है? साथियों इसमें जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी लगती है। किस प्रयोजन के लिए? मोदक के लिए, लड्डू के लिए रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? लड्डू के लिए रो रहा है भाई। कोई रसगुल्ला के लिए रो रहा है, कोई नौकरी के लिए रो रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो साथियों हमें उत्तर मिल रहा है, सुभाष चंद्रा जी दे रहे हैं मोदकम, बिल्कुल सही बात है, सुभाष जी ने बिल्कुल सही कहा, मोदक के लिए यानी लड्डू के लिए रो रहा है। तो इसमें सूत्र हमारा बन रहा है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ठीक है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या हमारा एक सूत्र आता है, ये संप्रदान करने वाला आता है,
ये क्या कहता है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो उसमें चतुर्थी होगी। यहाँ लड्डू के लिए बच्चे द्वारा रोने की क्रिया की जा रही है। छोटा बच्चा किसके लिए रो रहा है? लड्डू के लिए रो रहा है। रो भी रहा है किसके लिए? लड्डू के लिए रो रहा है। तो रो रहा है तो भाई, अब रो रहा है, जब रो रहा है तो उसको चतुर्थी उसमें लाके लगाइए, तब कल्याण होगा। अब ये कोई बच्चा घर में रो रहा हो तो कह दीजिए कि आप संप्रदान यहाँ लगाएंगे, तब भी नहीं वो मानेगा साथियों। वो कहेगा हमको लड्डू चाहिए। वो थोड़ी जानता है कारक का प्रयोग यहाँ पे आ रहा है, या हमारे भैया, हमारे दीदी, हमारे जो कुछ भी है, टेट इनको देना है, उनको लड्डू चाहिए तो लड्डू चाहिए, बात खत्म। तो तादत से चतुर्थी वाच्या खास बात ये बात कह दिया, जिसके लिए यानी जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या लगता है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो मोदक शब्द है, मोदक का जब चतुर्थी विभक्ति का रूप चलाएंगे, जैसे बालकाय वैसे मोदकाय, जैसे बालकाय वैसे मोदकाय, ठीक है। बालकम बालका है, बालका बालका है, बालकम बालको बालकान बालकीन बालकाभ्याम बालकई बालकाय बालकाभ्याम बालके भय, ठीक। तो मोदकाय मोदकाभ्याम मोदके भय, ठीक है। तो मोदकाय यहाँ पे है चतुर्थी का एक बजे यहाँ पे वचन लग रहा है, तथादर्थ चतुर्थी वाच्या, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। शिशु मोदकाय रोदित, ठीक है। तो बच्चा किसके लिए रोता है? लड्डू के लिए रोता है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है? यण है, अंतस्था है। अंतस्थ वर्ण कौन होते हैं साथियों? आपसे जो मैं लिख रहा हूं ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब आपके टेट में ही नहीं, बड़ी बड़ी अब परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे टीजीटी इंटर कॉलेज टीचरों में भी पूछा जाता है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा अंतस्थ कौन कौन से साथियों? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ, यड़ो अंतस्था, पहला ऑप्शन में वही है, यड़ो अंतस्था, या व रा ला। क्या हो गया साथियों? या व रा ला, ये क्या है? ये अंतस्थ वर्ण है। अब पूछ लिया सल उष्माण है, सल उष्माण है, पूछ लिया सल, जो सल प्रत्याहार है, उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन है? सल जो प्रत्याहार है इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं साथियों? सल उष्माण है कह रहा है, कौन सा है साथियों? ये शा शा शाह वाला है, यानी ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं? ऊष्म माने, हाँ, ऊष्म वर्ण कौन से हैं साथियों? ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण, तो ऊष्म वर्ण कौन से साथियों हैं? शा यानी तालब्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा और हा। ये इतने वर्ण क्या हैं? इतने वर्ण हमारे ऊष्म वर्ण हैं। ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है, ऊष्म वर्ण है। आपसे पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये सवाल ऐसे नहीं है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। सुभाष चंद्र जी ने जवाब दिया हमें, बहुत अच्छा सुभाष जी। यण का मतलब हो गया यावाराला, ठीक है, यावाराला। और सल का मतलब हो गया शा शा शाह, सा शा शाह, ठीक है। हस का तो बहुत बड़ा रूप हो जाएगा, हैवरट के हाथ से लेकर के बहुत आगे तक, हैवरट के हाथ से लेकर के साथियों जब गढ़ दस के हाँ, हैवरट के हाथ से लेकर के जब गढ़ दस के शाह तक हो जाएगा। ये बहुत लंबा हैवरट के हाथ से लेके हायवरट जहां से शुरू होता है, और जब गढ़ दस खपछरत चढ़तो, यानी जब गढ़ दस तक जाएंगे वहां तक का है। और जस प्रत्याहार में क्या आता है साथियों? ये जो जस प्रत्याहार आपका आखिरी वाला प्रत्याहार है, इसमें जो पूछे जाने वाले शब्द हैं वो क्या है? जब गढ़ दस में ज ब ग ड द श, तो सा क्या हो जाता है? ये इत संज्ञक हो जाता है। तो जब ब ग ड द इसमें मिल जाता है। हैवरेट से लेके जब गढ़ दस तक ये काफी ज्यादा संख्या में है, ये मिलते हैं साथियों। ये सलश सुषमाणः और यड़वंतस्था, यानी आपसे जो पूछा जाएगा सवाल यही, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? यावराला। ऊस माने गर्म वर्ण, आप बोलिए सा 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 हा, अभी आप बोलिए देखिए, या बोलिए देखिए यावर जब आप यावराला बोलेंगे तो उस समय देखिए बहुत गर्म हवा नहीं निकलती है, यावराला कोई बात नहीं है। लेकिन आप शा शा शाह बोलिए, सा 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 हा, देखिए गर्म हवा निकलती है। गर्म हवा के नाते इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं, और हवा इसमें नॉर्मल है यावराला, इसको अंतस्थ कहते हैं, बिल्कुल अंदर से निकलता है। या वाह, एकदम अंतस्थ माने एकदम सीधा, कंठ से सीधा निकलता है। देखिए कहीं कोई जीवा, कहीं दांत नहीं। या वाह रा
ला डायरेक्ट निकलता है, इसमें कहीं कोई ठंडा गर्म का मामला नहीं है। साथियों, हमारी कक्षा कैसी आपको लग रही है, आप हमें जरूर बताइएगा। ऐसा मेरा मानना है कि आपको हमारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे। अगर हमारी कक्षा आपको अच्छी लग रही साथियों, तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, साथियों तो शेयर करें, और जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी आपको पूछना हो, आप जरूर पूछते रहिए साथियों। हमारी साथियों संस्था जो है सुबह 8 बजे से लेकर के निरंतर आपको सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, गणित, सोशल साइंस, इसके बाद पर्यावरण यानी ईवीएस, सारी कक्षाएं लगातार चल रही है साथियों। आप हमारी संस्था यानी टीचर्स अकादमी से जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। फॉर्म इसी मार्च के लास्ट में आने वाला है और परीक्षा एकदम नियत समय पे यानी जुलाई में परीक्षा होने जा रही साथियों। एकदम अब अभी से कमर कस लीजिए। आपको ये बताने का प्रयास नहीं हो रहा है कि आपको सवाल हल करके हम लोग भाग जा रहे हैं। सवाल हल कराने का मतलब ये हो रहा है कि आने वाले समय में किन सवालों को किस तरह पढ़ना होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और हम लोग सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग केवल व्यवहारिक सवाल को पढ़ रहे हैं, जो आए हुए सवाल हैं। तो सिद्धांत में आएंगे साथियों, तब मजा आएगा चल के। खूब हम लोग मिल के पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर एक एक दिन में पढ़ेंगे, टिक से पढ़ेंगे और हम लोग बढ़िया उसके नोट्स बनाएंगे, आपको दिए जाएंगे हमारी संस्था द्वारा। 27 नंबर सवाल कह रहा है, दृश्य धातु से सर्ती प्रत्यय लगने पर कौन सा बनेगा। ऐसे कोई कारक शब्द है, कृ धातु से डबल प्रत्यय लगता है ना। अभी आपने सवाल देखा होगा, एक शब्द आया था कारक। अरे जो कारक माने कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए जो आप पढ़ते हैं कारक, कारक शब्द जो था, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कर्ता ने, क्या पढ़ा साथियों ने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा, अभी हमने यही पढ़ा था। जैसे कारक कैसे बनता है, क्री धातु से ड़बुल प्रत्यय लगता है, ड़ आधा वा पे छोटा हो मात्रा और ला, ड़बुल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, क्री से डबुल प्रत्यय लगेगा तो क्या बनता है, कारक शब्द बनता है। ये सवाल पूछा गया है, टेट में पूछा गया है साथियों, ध्यान रखिएगा। टेट में पूछा गया सवाल है ये कारक, कारक शब्द आपसे टेट में पूछा गया है, बिल्कुल संभल के रहिएगा साथियों। ये सवाल आपसे पूछा गया था, क्री धन डबुल माने कारक। वैसे ही पूछ रहा है, दृश्य धातु से जब सत्री लगेगा तो ABCD, तो दृश्यन बनेगा, पश्यन बनेगा, दर्शन बनेगा, दृष्टि बनेगी। चार में कोई न कोई तो बनेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि बिना बने खाली रहेगा वो, आप बना लीजिए। नहीं बना पा रहे हैं, हम आपको बता देंगे तुरंत। और एक नहीं बताएंगे, दो चार ठो बता देंगे साथियों। एक नहीं बताएंगे बल्कि दो चार ठो और बता देंगे आपको। आप रुके भर रहिए साथियों, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सवाल देखते रहिए। लगातार आपके लिए उपयोगी सवाल होने जा रहे हैं साथियों, निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी होगा, ये मेरा विश्वास है। जो मैं आपको बता रहा हूं, सुभाष चंद्र जी ने कहा कारकाणी सट, जरूर ये सवाल तो सुभाष जी बड़े सरल सवाल हो गए। 2011 में कभी पूछा गया था, कारक कितने हैं, संधि कितने हैं, समास कितने हैं, ये हल्के हल्के सवाल अब हो गए। अब तो सवाल ये पूछ रहा है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, संधि में कौन सा प्रत्यय है, समधन धा धन की है कि टी है, कौन सा प्रत्यय है। ये सब सवाल बन रहे हैं, कठिन सवाल बन रहे हैं साथियों। आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूं, जाके आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, पिछले साल में सवाल क्या पूछा गया है। कारक नहीं पूछा गया, कारक कितने हैं पूछा गया, कारक में कौन सा प्रत्यय है, उसमें कौन सी धातु है, कारक शब्द में कौन सी। अब तक तो हम लोग पढ़ते संधि पढ़ लीजिए भाई, बड़ी बात है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब उसने कहा छोड़ा, ये तो कोचिंगों में ऑनलाइन सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो उसने ये पूछ लिया, कहा कि संधि में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। संधि शब्दवय में, इसे संधि शब्द है, अब पूछ लिया इसमें कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, संधि शब्द में प्रत्यय कौन सा है। इसी शब्दवय में प्रत्यय पूछ दिया। ये छोड़िए रमेशा दिन से पूछना ही बंद, मान लीजिए आगे नहीं पूछ सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा साथियों, आने वाला समय थोड़ा सा कठिन होने जा रहा है। हमारी संस्था प्रतिबद्ध है कि आप सब लोगों को पास कराना है। सारे सवालों को लेकर के हम लोग लगातार चैतन्य हैं। सवाल कहां से पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं साथियों। दृश्य धातु से अगर हम, ये दृश्य धातु है, दृश्य धातु से अगर हम सत्री लगाते हैं तो साथियों शब्द क्या बनता है, इससे जो शब्द बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, पश्यन बनेगा, दृश्यन बनेगा। ये सवाल आपके सामने आ गया साथियों। पश्यन क्या बनेगा साथियों, पश्यन। और इसमें हमारा ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन है। क्योंकि साथियों खास बात होती है, सत्री जब सत्र प्रत्यय लगता है, सत्र पद की कुछ शर्तें हैं, उसमें केवल सत्र में क्या बचता है, अत बचता है। क्या शेष बचता है, अत बचता है, अत। सत्री में सब कुछ खत्म होके केवल अत शेष बचता है और हमारा बनता है पश्यन। पश्यन शब्द बन गया साथियों, एक सवा एक से एक शब्द बन गया पश्यन। और
दूसरा शब्द साथियों बनता है पठन, लिखन। जैसे पठ धातु से हम सत्री लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठन। जैसे जैसे वहां पश्चन वैसे यहाँ पठन। और पठ धातु हो गया हमारा एक धातु और हम आपको बता सकते हैं। पठ धातु के बाद लिख धातु से लिखन, लिख धातु है लिखना जिससे अर्थ होता है, जिसे हम लिख रहे हैं। लिख धातु से सत्री लगेगा तो क्या बनेगा साथियों? लिखन है। तो आप देख लिया आपने देखा लिखन, पठन, लिखन, पश्चन, ये किससे बन रहा है? सत्री से बनने वाले रूप हैं, ये सब सत्री से बनने वाले रूप हैं। अगला सवाल देखते हैं साथियों, मनोरथ का उदाहरण किसका है? ये मनोरथ पूछ लिया, मनोरथ किसका उदाहरण है? ये सवाल आपसे पूछ लिया साथियों। और हमारी कक्षा आपको कैसी लग रही है ये बताने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो सवाल पूछे जाएंगे। हाँ देखिए, आशा देवी ने सवाल किया है कि सर जीआईसी का एलटी का फॉर्म अपडेट हो रहा है क्या? जीआईसी, हाँ जीआईसी लेक्चरर का अपडेट हो रहा है आशा जी। और सुभाष जी दे रहे हैं लिखन पठन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ तो इन्होंने कहा, सुभाष जी ने कहा दृश्य को पश्च में आदेशित हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है सुभाष जी। यहाँ टेट की बात है, टेट वाले बच्चों को सिर्फ इतने बताना है, दृश्य भी लगे, दृश्य के साथ अगर सत्री लगेगा तो पश्चन बनेगा, इतना भर जान लीजिए। सवाल आएगा तो आप इसको कर लीजिएगा, वो हम आप अगली कक्षाओं में बताएंगे जब हम सिद्धांत को विधिवत पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ सवाल थोड़े ज्यादा करने होते हैं। मनोरथ का उदाहरण है किसका? मनोरथ शब्द पूछेगा, एक तो आपसे पूछेगा या तो मन धर रथ पूछ लेगा, या तो पूछेगा आपसे पूछेगा मन धर। देखिए इसमें दो सवाल बनेंगे, मनोरथ शब्द में दो सवाल बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? आप धैर्य से सुनिए साथियों, दो सवाल बनेंगे। क्या सवाल बनेंगे? पहला तो पूछेगा मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथः। एक तो ये हो गया। अब आपको भटकाने के लिए कई चीज कर देगा, वो मनोधन रथः कर देगा, ठीक है, आपको मनस धन रथः कर देगा। इस तरह आपको भटकाने के लिए कई विकल्प देगा, लेकिन सही विकल्प आपका ये रहेगा। ये या तो ये पूछेगा, या तो पूछेगा मनोरथ में संधि कौन सी है, संधि कौन सी है, आपसे पूछ भी लिया है संधि कौन है, कौन सी संधि है। अब यहाँ देखिए, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है, स्वाभाविक बात है, स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, विसर्ग संधि है। अगर ये वाला चिन्ह आपको मिलता है, ये चिन्ह क्या है साथियों? ये चिन्ह क्या है? विसर्ग का है। किसका है? विसर्ग का है। और ये जो चिन्ह है आधा कटा चंद्रमा क्या है? ये चंद्रबिंदी है, ठीक है। और आधा कटा चंद्रमा नहीं, यहाँ पे केवल ए हो जाए तो ये क्या है? अनुस्वार है। इसको क्या कहते हैं साथियों? अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं? अर्धचंद्र। ये क्या है? विसर्ग। ये सारी बातों को आप जानते रहिएगा। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। एक तो मनोरथ में पूछेगा कौन संधि? विसर्ग संधि। अगली बार अगर पूछेगा आपसे तो मन धन रथ दे के पूछेगा, इसका विच्छेद क्या होगा? मन धन रथ। साथियों कक्षा आपको कैसी लग रही है? आप लगातार हमको देख रहे हैं। आशा देवी जी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही बात है। आशा जी ने जवाब दिया, सुभाष जी ने जवाब दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सारे छात्रों का। आइए सवाल क्ष। अब देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ चुका है। क्ष कुछ ऐसे हमारे वर्ण हैं जिनका जो संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं साथियों। ये संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? ये आपसे है क्ष, त्र और ज्ञा। ये क्या है? क्ष, त्र, ज्ञा, तीन है साथियों। पूछा है क्ष किससे मिलके बनता है? का और शा से। ये किससे बनता है साथियों? का और शा से मिलके बनता है। किससे बनता है? का और शा। का धन शा बराबर शा। ये तो पहला हो गया। त्रा किससे मिलके बनता है साथियों? ता धन, हाँ जो त्रा है ता धन रा बराबर त्रा। और ज्ञा बनता है भाई। ज्ञा क्या क्या मिलके बनता है? ज्ञा, ज्ञा अकेले नहीं है, इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। ज्ञा किससे किससे मिलके बनेगा साथियों? आपसे पूछा जा रहा है जा धन या, जा धन या बराबर ज्ञा। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। आपके सामने वर्ण आ गए हैं, आपको का धन शा जब जोड़ेंगे, का धन शा बराबर छा, ता धन रा बराबर त्रा, जा धन या बराबर ज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है साथियों?
महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण आपके लिए है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब क्या है साथियों? बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जाके आप लिख के याद कर लीजिएगा। छा कैसे बना? काद अभी आप पढ़िए। क्ष, का और जो मूर्धन्य शा है एक साथ उच्चारण हो रहा है। क्ष, कक्ष, कक्ष, कक्ष। आप बोलिए, देखिए अभी का बोलिए और पेटफड़वा सा बोलिए। इसको आप पेटफड़वा कहते हैं, पेटफड़वा उसको कहा नहीं जाता है, गलत है, उसको मूर्धन्य शा बोलते हैं। का और श बोलिए। कक्ष, कक्ष, कक्ष। तो क्ष नहीं आया, वैसे तर। आप बोलिए तर, 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 तर करेंगे आप, कई बार तरह तरह करेंगे तो आपको त्रा आ जाता है। जया 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 करेंगे तो आप ज्ञा आ जाता है, यानी छत्र ज्ञा, तीनों क्ष त्रा ज्ञा आपके सामने साथियों आ गया। ये जो हमारे वर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार सवाल पूछा जाता है। क्ष क्या मिलके बना है, त्रा कैसे बना है, ज्ञा कैसे बना है, ये सवाल देखिए। दा धातु किस गण की धातु है? भवादिगण, अदादिगण, तनादिगण, ज्योत्यादिगण। चार गण हैं आपके सामने साथियों, चारों गणों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा सवाल इसमें हो जाएगा साथियों। ज्योत्यादि है, कौन सा गण है? तो ये 24 धातुएं इसमें आती हैं। ये ज्योत्यादि गण साथियों हमारी है। इसमें रूप कैसे चलता है? ददाति दत्ता है, ददाति दत्ता है, ददाति दत्त है, दत्त, ददामि दद्वा है, ददमह बनता है साथियों। ये रूप आपका बन गया। तो ये दा धातु किस गण की है? जुहोत्यादि गणी है। जुहोत्यादि में कितनी धातुएं आती हैं? 24 धातुएं आती है साथियों। और इसका रूप कैसे चलता है? ददाति दत्ता है, ददति, ददास दत्त है, दत्त। इसका रूप कैसे चलता है? ददाति दत्ता है, ददाति दत्ता है, ददाति, ददाति दत्ता है, ददति। ठीक है, और ददास दत्त है, दत्त, ददास दत्त है, दत्त। हाँ, ददाति, ददासी, ददासी, दत्थ, दत्थ, ददासी दत्थ है, दत्त है। ददामि दद्व, ददामि दद्व, दद्म। ठीक है साथियों, ददामि दद्व, दद्म। ये आपके रूप बनते हैं। 24 धातु इसमें है। ज्योत्यादि है, दा धातु का रूप चलता है, बड़ा कठिन धातु है। ये आपको जरूर बताएंगे साथियों। आने वाले समय में हम लोग निश्चित तौर पर अच्छा सवाल करेंगे साथियों। आशा जी ने लिखा और कृतार्थ वर्मा है, अरूप विश्वकर्मा जी है, ढेर सारे छात्र जुड़े हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देर से आए हैं, एक बार जरूर इसको वीडियो को देख लीजिएगा जाकर के। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों तक भेजें। अगली कक्षा में साथियों फिर मिलते हैं ढेर सारे सवालों के साथ, जिसमें प्रत्यय, समास, संधि, कारक, वाच्य परिवर्तन, सारे विषय आपके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।